नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी ऐसे ही एक विषय पर जानेंगे उनकी टिप्पणी की क्या वो सोचते हैं। हमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है और बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी। लेकिन उसके बाद जब जमीन पर एक नए तरीके की मुहिम शुरू हो गई कि 400 सीटें इनको क्यों चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद संविधान में बदलाव करेंगे, तो एक तरीके से एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद इनको लगा कि इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके स्टार प्रचारकों ने, नेताओं ने जो है वो 400 370 की बात करना बंद कर दिया। लेकिन अचानक पांचवें चरण के चुनाव के बाद से हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 का नारा बुलंद किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि 5 चरण होते ही वो 300 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को लगभग मिल चुकी हैं। यानी अभी 2 चरण बाकी हैं और वो ऑलरेडी ये दावा कर रहे हैं कि उनको 300 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। तो क्यों दोबारा उसी नारे की तरफ लौटे जिस नारे से इनको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये आपने जो विषय रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, लोगों की रुचि भी है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। पीएम ने अपने पूरे चुनावी नैरेटिव की शुरुआत बहुत हाई पिच से की थी। वो हाई पिच से सारे बड़े नेता करते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी इज नो एक्सेप्शन। मतलब जीत के दावे और हाई पिच से ही शुरू करते हैं। ये मतलब ट्रंप ने भी हारने के पहले ऐसे ही शुरू किया था अमेरिका के चुनाव में, फिर हार को स्वीकारा भी नहीं। मतलब ये भी है मुद्दा, अपन उस पर बाद में आते हैं। पीएम ने जब ये टारगेट रखा होगा या सोचा होगा टारगेट को कि भाई 2019 से बड़ा टारगेट रखना है, तो 303 पिछली बार था, तो अब इस बार 370 रखना चाहिए। अनरियलिस्टिक था, संभव नहीं था, फिर भी रखा गया। और वो जो टारगेट रखा उन्होंने, वो नीचे अपने रैंक एंड फाइल में उन्होंने कन्वे भी कर दिया और वो चला भी गया नीचे कि जैसे लल्लू सिंह जो फैजाबाद से लड़ रहे हैं, या ज्योति मिर्धा जो राजस्थान से है, या अनंत हेगड़े ने जो शुरुआत की 400 की कि 400 क्यों चाहिए, इन लोगों ने काफी डैमेज कर दिया पूरे इशू को। और आपने देखा होगा कि ये जो संविधान संशोधन की जो बात थी, ये बाद में बंद हो गई। मतलब 400 क्यों चाहिए, संविधान संशोधन के लिए चाहिए, ये बात बंद कर दी और काफी एपोलोजेटिक तरीके से सफाई दी गई कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। ये एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये बूमरैंग कर रहा है 400 का मामला और संविधान का, और रिजर्वेशन को लेके जो पूरा का पूरा मामला उठा, खासकर जो आरएसएस ने उठाया, जी, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। तो ये दिक्कत हो गई। अब हमारा विषय ये है कि 400 का जो आंकड़ा था वो क्यों तो सेट किया गया और क्यों उसको उस पर कायम रहे, ये आपका विषय है। जी, देखिए, क्या हुआ कि राहुल गांधी की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई, वो लगभग समाप्त हो गई तेलंगाना के बाद। मतलब महाराष्ट्र में उसका लास्ट लेग हो गया एक तरह का। मतलब वो हालांकि कश्मीर से कन्याकुमारी थी, पर वो उसका जो चुनावी मैप था वो महाराष्ट्र में लगभग एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद कहीं चुनाव थे नहीं। अब हुआ क्या कि तेलंगाना के बाद जो गैप हुआ,
या इस दौरान जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो हुआ, उसमें यह हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए और तेलंगाना का भी चुनाव हुआ इसी दौरान। एक इलेक्शन मिजोरम का भी हुआ जहां की पीएम गए नहीं। जी। हुआ क्या कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई गजब तरीके से, उस और तेलंगाना में जो हार हुई वो बीजेपी की नहीं हुई, वो बीआरएस की हुई, और बीजेपी वहां थी भी नहीं, बहुत कम थी। तो ये जो तीन राज्यों की जो जीत थी, बहुत ही, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, इसने बीजेपी, मोदी जी को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया इलेक्शन को लेकर कि भाई लोकसभा में अब हम पूरी चीजें बदल सकते हैं, क्योंकि अगर गुजरात की सीटें भी मिला लें और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को मिला लें तो 91 सीटें होती हैं। जी। और तब यह अंदाज नहीं था कि जो राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा है, न्याय यात्रा, वो इतना धमाल मचा देगी। मतलब टारगेट इन्होंने सेट कर दिया था चुनावों की घोषणा होने के पहले तक, हो गया था पूरा का पूरा। अगर आप उस समय के देखें तो ये 400 370 चलने लगा था। जी। अब क्या था कि अगर आप देखें विधानसभा चुनाव तक जो पीएम का पूरा ऑपरेशन था, बहुत, मतलब काफी हद तक संयमित था। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत संयमित था, हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ के भाषण भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के विनिंग राज्य थे। जो करना पड़ा उनको वो राजस्थान में किया, वो भी उन्होंने, अगर देखें आप उठाकर देखें तो वो उदयपुर के इलाके में, जैसे चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले उन्होंने कहा, फिर उदयपुर, फिर बाड़मेर में, बायतू में जो कहा। पर पीएम की स्पीचेस का अगर आप एक एनालिटिकल वो करें ऑब्जर्वेशन, तो वो आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी की दूसरी यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव का जब एक्चुअल में उनको फेस करना पड़ा, तब सामने आया कि अरे यार ये मामला तो बिगड़ गया 400 के टारगेट का। पर अब उससे नीचे नहीं आ सकते थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आप अगर एक टारगेट दे दें अपने वर्कर्स को या अपने कार्यकर्ताओं को या नेताओं को, तो उससे फिर नीचे नहीं आ सकते आप। दूसरा ये कि ये पूरा का पूरा जो टारगेट सेट करने का होता है ना आंकड़े का, ये कारपोरेट सेक्टर का कल्चर है। जी। जी। कि आप और एम्बिशियस टारगेट दे देते हैं अपने कर्मचारियों को और अपने मैनेजर्स को। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी माना जाता है कि ये कारपोरेट सेक्टर के मैनेजर ही लोग हैं, ये कारपोरेट सेक्टर का चेहरा है। ये तो जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये तो कारपोरेट सेक्टर इनका मालिक है। तो ये जो टारगेट है ये कारपोरेट सेक्टर की तर्ज पे तय किए गए कि भाई आप प्रोडक्शन का और प्रॉफिट का एक और एम्बिशियस टारगेट दे दो, जिससे कि सारे के सारे कर्मचारी जुट जाएंगे। कारपोरेट सेक्टर और पॉलिटिक्स में फर्क होता है, और वो फर्क अब नजर आ रहा है। और आपने देखा कि राहुल गांधी ने आरोप ये लगाया कि भाई ये जो असली है, ये तो इसको सरकार को जो चलाने वाले हैं वो तो कारपोरेट सेक्टर चला रहा है, क्रॉनी कैपिटलिस्ट चला रहे हैं, अदानी अंबानी चला रहे हैं। तो ये टारगेट का मामला भी वहां जाकर अटक जाता है कि भाई 400 मतलब फिजिबल नहीं है, फिर भी आपने सेट कर दिया। इंडिया अलायंस ने कोई टारगेट ही सेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा, राहुल गांधी ने भी जो कहा वो यही कहा कि भाई आपको तो 140, 160, 180 मिल रही है। उन्होंने इंडिया अलायंस के बारे में कुछ नहीं कहा कि हमको 200 मिल रही है, 250 मिल रही है, 300 मिल रही है। पूरी डिबेट जो है वो ये एनडीए के और बीजेपी के टारगेट को लेकर है। दो चीजें हैं आशुतोष जी। एक तो ये कि टारगेट अगर अचीव नहीं हो तो आप उसको स्वीकार कर लें, जो भी वर्डिक्ट है। और अगर ये दूसरा ये कि अगर
ये कि उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करें और किसी भी सीमा तक जाएं। हम पहले ऑप्शन की बात करें कि पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ और पब्लिकली घोषणा की अमित शाह ने रैलियों में और मोदी जी ने घोषणा की कि हमको 200 सीटें मिलने वाली है। बड़ा इन्फ्लेटेड फिगर दिया उन्होंने, मतलब जिसको छाती ठोक कर कहते हैं वो किया। हुआ क्या, 70 सीटें मिली उनको, बीजेपी को 77 सीटें मिली और वो 70 सीटें ज्यादा थी, निश्चित रूप से ज्यादा थी, क्योंकि पिछली विधानसभा में 4 ही सीटें थी, पर टीएमसी को 215 सीटें मिली और जबकि दावा बीजेपी कर रही थी कि 200 सीटें मिली। आप कर्नाटक में आ जाइए, 2023 के चुनाव में आपने दावा किया, घूम घूम कर पब्लिकली रोड शो में किया कि आपको 224 में से 200 सीटें मिलने वाली है। अमित शाह जी के बयान है इसके मामले में, चाहे प्रशांत किशोर के नहीं हो, पर अमित शाह जी के बयान वीडियो में मिल जाएंगे। नहीं मिली आपको, आपने रिकंसाइल कर लिया। हिमाचल प्रदेश में 2022 में 68 सीटों के चुनाव हुए और प्रधानमंत्री ने खुद ने वहां जाकर कहा, वहां बीजेपी की सरकार थी, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल में आपने कहा कि हमारी सरकार फिर से आने वाली है और हम ये जो ट्रेंड है कि एक बार एक सरकार दूसरी बार दूसरी सरकार, उसको उलटने वाले। और पीएम ने कहा वहां कि आप ये मानिए कि आप तो मुझे वोट दे रहे हैं। वहां किसी को घोषित नहीं किया था उन्होंने सीएम का फेस। क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40 सीटें मिल गई और बीजेपी की सरकार चली गई, 25 सीटें मिली। मैं आपको और पीछे ले जाऊं, ये जो पीरियड है आशुतोष जी, ये जो मैंने अभी बताया है 2019 से 2024 के बीच का पीरियड है, जो आप मानते हैं कि आपके पूरे कार्यकाल का सबसे शाइनिंग पीरियड है, जिसमें आपने बहुत महान काम किया है और जिसको आप लोकसभा में बताना चाहते हैं लोगों को। ये उस पीरियड की मैंने आपको हिमाचल की, कर्नाटक की और बंगाल की बात बताई। मध्य प्रदेश में 2018 में 2018 वो पीरियड है जब 2014 में तो जीत कर आई थे और पहला पीरियड था मोदी जी का और मध्य प्रदेश इनका ही राज है। 230 सीटें हुई और अमित शाह जी ने भोपाल में घोषणा की कि हमको 200 सीटें मिलने वाली है, पब्लिकली कहा उन्होंने। हुआ क्या, कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर आपने जो हुआ कि ज्योतिरादित्य को आपने डिफेक्ट करवा के अपने साथियों के बाद साथ ले आए और सरकार बदल दी। मैं इसमें यह सिद्ध करना चाहता हूं कि आपने जो कहा वो नहीं हुआ विधानसभाओं में, और आपने नो एपोलॉजीज और आपने लोकल यूनिट्स को स्केपगोट भी बना दिया और आप बरी भी हो गए पूरे के पूरे दावों से, और आपने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। अब यह है कि इस बार हो सकता है 400 नहीं मिले और 370 का टारगेट पूरा नहीं होना भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। सब लोग चुप रहे क्योंकि दाव पर इस समय किसी भी तरह से सरकार बनाना है, यार बाकी चीजें तो बाद में देख लेंगे, पर टारगेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि टारगेट को कम करके बता दें। अब मैं आप प्रशांत किशोर के उस चर्चित इंटरव्यू पे आता हूं जो करण थापर से उन्होंने लिया और जिस पर आपने अभी डिबेट की, जो मैंने डिबेट आपकी देखी, जो जिसमें मुकेश कुमार और शीतल पी सिंह और आप थे। मैंने वो डिबेट आपकी भी सुनी और मैंने वो करण थापर और प्रशांत किशोर की डिबेट भी सुनी। आपने करण थापर और प्रशांत किशोर की डिबेट से कुछ दूसरे पॉइंट निकाले, मैंने कुछ दूसरे पॉइंट निकाले। आपने ये देखा कि किस तरह वो गुस्सा हो गए वगैरह वगैरह। मैंने दूसरे पॉइंट निकाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके विषय से संबंधित है।
प्रशांत किशोर ने 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलरिटी ऑफ प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर ने कहा, गूगल एनालिटिक्स के हवाले से कहा है उन्होंने, जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से कहा है, डिक्लाइन इन हिज ब्रांड वैल्यू, जो टीआरपी के हवाले से कहा है उन्होंने, हिज पर्सनल अपील हैज कम डाउन हेविली, ये उन्होंने कहा है, एंड यू टेंड टू बी नर्वस। और एक चीज उन्होंने ये कही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये अपने कैडर को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई बैटरी चार्ज करते हैं। अब आपका जो विषय है आज का, उस पर आते हैं, प्रशांत किशोर की थ्योरी पर। थ्योरी से आ रहा हूं। उन्होंने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांटा, एक नॉर्थ से वेस्ट, और उस नॉर्थ से वेस्ट में कर्नाटक को मिलाया है, जोड़ के बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नॉर्थ से वेस्ट का जो 250 सीटों का बीजेपी का इलाका है, उसमें 50 सीटों का गड्ढा हो सकता है, लॉस। वो कह रहे हैं, मेरे समझने में अगर गलती हुई हो तो मैं प्रशांत किशोर जी से अभी माफी मांग लेता हूँ वीडियो में। दूसरा हिस्सा वो गिन रहे हैं ईस्ट से साउथ का, जिसमें वो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को मान रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो 50 का लॉस हो रहा है, वो 50 का लॉस यहां मेकअप कर लेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं पूरा दिमाग लगा लिया मैंने, कि अगर वो 50 का लॉस बता रहे हैं नॉर्थ से वेस्ट में इंक्लूडिंग कर्नाटका, तो केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 50 सीटों का गेन कैसे बता सकते हैं वो, जबकि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी स्थिति में। अब वो जो बात कह रहे हैं, आखिरी बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी उनके मुंह से बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2019 का रिपीट होगा, 303 सीटें मिलेंगी, प्लस माइनस 10, 15, 20 सीटें जो भी हो जाए। ये प्रशांत किशोर का आकलन है। आपका जो सब्जेक्ट है वो ये कि 400 का टारगेट और 370 का टारगेट, ये उसकी पूरी हवा प्रशांत किशोर, जो कि मतलब एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो निकाल रहे हैं हवा पूरी की पूरी, अपने को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि टारगेट को क्यों डाइल्यूट नहीं किया गया या टारगेट पर कायम क्यों है। अब मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, ये जो 2 ऑप्शन है सरकार के सामने या जो सत्तारूढ़ दल के सामने, कि ये जो वर्डिक्ट जनता की आने वाली है, जो कि निश्चित रूप से डिसाइसिव वर्डिक्ट है और सरकार के खिलाफ है, और सरकार को पता है कि उसको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, और ये पूरे जो दावे हैं बड़े इन्फ्लेटेड हैं, इनको वो डेमोक्रेटिकली स्वीकार करती है कि नहीं, ये सरकार को तय करना है, या दल बीजेपी को तय करना, पीएम को तय करना है, कि देश का मूड देखते हुए, देश की भाषा को देखते हुए वो अगले 1 सप्ताह में क्या फैसला लेते हैं, वर्डिक्ट को रिवर्स करने का या वर्डिक्ट पर कायम रहने का। और आखिरी सेंटेंस मेरा ये है आशुतोष जी, कि चुनाव की वर्डिक्ट चाहे जो निकले, इस देश में राजनीति अब हमेशा के लिए बदल जाएगी, और अपोजिशन इतना ताकतवर हो जाएगा जैसा कि आजादी के बाद कभी नहीं हुआ।
मतलब 1977 में भी नहीं हुआ। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी कि 1980 के बाद से कभी नहीं हुई। ये इस चुनाव की रियलिटी है। और अगर इस रियलिटी को बीजेपी के लोग या जो सत्ता में स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको बहुत बड़ी जोखिम लेना पड़ेगी, बहुत बड़ी रिस्क लेना पड़ेगी। और उस रिस्क में देश उनका साथ देगा कि नहीं, ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, मैं कोई घोषणा नहीं करना चाहता। प्रशांत किशोर ने कह दिया है एक जवाब में कि सरकार अगर कुछ फैसले लेती है पूरी वर्डिक्ट मैंडेट नहीं मिलने के बावजूद तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा देश के 60 करोड़ लोगों के एस्पिरेशंस अगर पूरे नहीं हुए तो ये नागरिक कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि किया है नागरिकों ने। और उन्होंने उदाहरण दिया फार्मर्स एजिटेशन का। तो मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं कि ये 400 का टारगेट तो पहले भी अनरियलिस्टिक था, अभी भी है, पर मोदी जी उससे हिल नहीं सकते। क्योंकि आप जब पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको कहना पड़ता है कि आप चोटी को छूकर आने वाले हैं जी। पर जब आप बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं तो कोई देखता नहीं दूरबीन से कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। सब आपके सुरक्षित लौट आने की प्रतीक्षा करते हैं। देखना यह कि इस चुनाव के बाद बीजेपी कितनी सुरक्षित लौटती है चढ़ाई से। लेट अस वेट फॉर दैट डे, एंड दैट डे इज 4th of June। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।